तो देखो हम लोगों के पास जो फोर्सेस है 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू। तो आपका रिजल्टेंट वो हर आंसर हो सकता है जो 6 - 4 मतलब 2 न्यूटन से लेके 6 + 4 10 न्यूटन के बीच है। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ई ऑप्शन हो सकता है या नहीं? हाँ सर। हो सकता है। एफ हो सकता है या नहीं हो सकता? नो सर। नहीं हो सकता है। और जी हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है। वेरी गुड। ठीक है, अब आप हमको चीजों को धीरे धीरे से हम लोग है ना आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि आपको जो डाउट है आप टेंशन ना ले, आपका सारा का सारा डाउट आपको धीरे धीरे आज हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यही होता है हर पिछले दिन पे है ना क्लासेस आगे बेस्ट होती है। वेरी गुड। तो देखो हम लोगों का रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू था वो था 6 - 4 कहने का मतलब 2, और इसी रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो था 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो 2 से लेके रिजल्टेंट का कोई भी वैल्यू 10 के बीच हर वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल। ओके ठीक है, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन पे हमको बहुत कुछ सिखाना भी है। एंगल में भी किसी को दिक्कत है कि सर डायरेक्शन आप कैसे लेते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आगे आपके सामने, हमको पता था आपको इसमें इश्यू है तो हम लोग है ना कुछ क्वेश्चंस उस पे करेंगे। लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 4√2 न्यूटन मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। 4 न्यूटन and 4√2 न्यूटन makes 90 डिग्री with the smaller force। स्मॉलर फोर्स मतलब मान लो ये स्मॉलर फोर्स P है और ये बड़ा वाला फोर्स Q है, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट है, जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो P के साथ 90 बनाता है। क्वेश्चन समझे क्या? लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 4√2 न्यूटन मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। पूरा लाइन पढ़ो जी, जिनको डायरेक्शन प्रॉब्लम था पूरा लाइन पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? चलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखिए जो मेरा P वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। हम बोले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड दिखा दो। जो मेरा Q वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4, उसका मैग्नीट्यूड है 4√2 न्यूटन। क्वेश्चन ये कहता है कि जो स्मॉलर फोर्स है उसके साथ रिजल्टेंट 90 बनाता है, तो एक तरह से तुमको अल्फा 90 मिल गया ना? यस सर। यस सर। एक फिगर पे आइए, एक फिगर पे आइए, देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं। यह है मेरा P वेक्टर, छोटा वाला वेक्टर, और ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट के साथ P जो है वो 90 बनाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब अल्फा हो गया है 90। सबको ध्यान से सुनना। अब जरा देखना, क्या हम लोग लास्ट ये पढ़ के गए थे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा? बोलो सही है? यस सर। यस। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला सर कि P को अकेले लेना है? क्योंकि P को इसलिए हम अकेले लिख रहे हैं क्योंकि रिजल्टेंट का एंगल हम P के साथ यहाँ दिखा के बैठे हैं। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बहुत दिमाग शांत करके इस तरह का क्वेश्चन को बनाना, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलने वाला है, सो बी केयरफुल। ये रहा वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ तो कहा गया है कि अल्फा है 90, और आप सबको पता होगा कि अगर अल्फा 90 है तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। आप जानते हैं ये बात? tan 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, नॉट डिफाइंड होता है। यस। बोलिए जी, बोलिए। यस सर। यस सर। अब सो इसका मतलब ये है कि Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा, Q cos थीटा ये होगा नॉट डिफाइंड। अब तुम ही सोचो ये नॉट डिफाइंड कब होगा? ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है भाई, सब कोई ध्यान दें, जब मेरा डिनोमिनेटर टर्म हो जाए जीरो। पता है ना किसी भी चीज में अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता। यस सर।
फिर से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, फिर से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है P प्लस क्यू कॉस थीटा, अगर ये P प्लस क्यू कॉस थीटा डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 के बराबर हो जाए तो किसी भी चीज में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो नॉट डिफाइंड कैटेगरी में आएगा? यस सर। यस सर। तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब थोड़ा यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, हम यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा फटाफट देखते चलो। तो जब आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, बिकॉज आपके पास P प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू आया था 0, तो आपको यहाँ से मिलेगा Q कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P, और क्या आपको यहाँ से मिलेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P बाई Q। सब कोई एक चीज ध्यान से सुन लो, आज दिमाग में बैठा लेना, कभी मत भूलना, ऐसा न्यूमेरिकल बार बार आने वाला है। अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P बाई Q। अब क्वेश्चन में आ जाओ, चलो अभी बहुत कुछ सीखने का बाकी, अभी हड़बड़ाना मत। P का मैग्नीट्यूड आप 4 लिखेंगे और Q का मैग्नीट्यूड आप 4√2 लिखिएगा। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। हाँ सर, तो मेरे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा -4 बाई 4√2, ऊपर नीचे 4 कट गया तो -1/√2। आपको पता है कि cos का वैल्यू थीटा कितना पुट करने से वो -1/√2 होता है? 60 क्या आप लोगों को पता है? 135 सर। 60 हम आपको पिछले दिन भी हम लोग आपको एक चीज सजेस्ट किए थे ना कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स याद नहीं कीजिएगा। 135 डिग्री। 135 डिग्री, देखो कोई सही बता दिया है, लेकिन क्या सब कोई यहां तक नहीं पढ़ा था? ये पिछले दिन आप पढ़े हैं, याद देखिए, ये देखिए आप जब तक इस लेवल में तैयारी करके नहीं बैठिएगा आपको फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। आप मेरी बात समझिए, आप जब तक इस लेवल में, आप 60 बोल रहे हैं, 60 में cos का वैल्यू 1/2 होता है, कहां से आपका आंसर मैच करेगा? फिर आप लोग का प्रिपरेशन अगर इस लेवल में नहीं पहुंचा तो आप फिजिक्स नहीं बना पाइएगा। मेरा अपना सजेशन है, आपको क्यों पढ़ाया गया है ये सब देख लीजिए। हम जो आपको पढ़ाए हैं एकदम आपके न्यूमेरिकल में अभी सामने आ जाए, ठीक है? थोड़ा मेरी बातों को समझो। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप इतना बेसिक तरीके से एंगल्स इन सबको अच्छा नहीं रखिएगा, आपको फिजिक्स का आंसर मैच नहीं करेगा, और 10-15 दिन के बाद ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपसे फिजिक्स नहीं बन रहा है, जबकि फिजिक्स आपका बन चुका है। आप अगर इसका वैल्यू नहीं जानिएगा तो इसमें फिजिक्स का क्या दोष है यार? वैल्यू तो आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो देखो ये थीटा आ गया 135 डिग्री। थीटा 135 ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखिए अगर आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बनाएंगे ना, तो हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा P वेक्टर है और Q जो बनेगा वो 135 डिग्री एंगल पे बनेगा। Q जो बनेगा वो 135 डिग्री एंगल पे बनेगा, ये रहा Q। और P और Q के बीच का टोटल एंगल 135 डिग्री है। पता, आप जब इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे, जब आप इसका एक प्रॉपर पैरेललोग्राम बनाएंगे जैसे आप सीखे थे लास्ट डे, तो आप देखिएगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे आर आएगा और ये जो डायगोनल का आर है वो खुद P पे 90 है। क्या सारा का सारा चीज आपको इस फिगर में समझ में आया? यस सर। आप देख रहे हैं P छोटा है 4 न्यूटन का, Q बड़ा है 4√2 न्यूटन का, थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा। और एग्जैक्ट देखिए दोनों के बीच का एंगल 135 डिग्री है, रिजल्टेंट जो है वो P पे परपेंडिकुलर है। तो सब कुछ धीरे 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 आपको क्राफ्ट करना होगा और ऐसे ही मेहनत करके हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब सुनो, हम अभी आपके सामने एक पूरा का पूरा फिगर कलर कर रहे हैं और हम गारंटी लेते हैं कि आप वेक्टर में जितना भी बुक्स बनाइएगा कम से कम ये फिगर आपको 8 से 10 जगह काम आएगा।
कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपको दिखा दिया कि हाँ भाई कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, याद रखना, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, एक बार sir. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। The resultant of two forces of magnitude 4 Newton and 4√2 Newton makes 90 degree with the smaller force। क्वेश्चन में लिखा है स्मॉलर फोर्स। देखो P को छोटा माने थे इसलिए P के साथ 90 दिखाएं। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि बड़े फोर्स के साथ 90 बना रहा है तो किसके साथ 90 दिखाते? Q के साथ ना। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोलेगा करेंगे, क्वेश्चन बॉस होता है, क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे। क्वेश्चन बोला P के साथ छोटे वाले के साथ 90 तो P के साथ 90 दिखाएं और उसके बेसिस पे सॉल्व किए। क्या आपको ये लाइन समझ में आया सब कि ये नॉट डिफाइंड हुआ, वहां से ये टर्म 0 हुआ एंड सो ऑन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़िया। और बोलो जी, और किसी का कुछ ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत हुआ तो हम उससे भी क्वेश्चन उठाएंगे, अभी करेंगे। सर वो क्वेश्चन चैट में भेज दिए, एक बार सर वाला बना दीजिए ना। जस्ट वेट। कहाँ भेजो? सर चैट में, यही मीटिंग में। अब वो मोबाइल ऐप वो हमसे अभी खुलेगा नहीं क्योंकि है ना उसके साथ कनेक्टेड है। नो सर, ऐप नहीं सर, इसी में चैट में आपको पर्सनली भेजे हैं, जूम पे सर। अपना जो ग्रुप है उसमें भेजे? नहीं सर, उसमें नहीं। अच्छा हमको एक बात बताओ, रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर। तुम अगर क्वेश्चन हमको भेजेगा तो हम क्वेश्चन देखेंगे और तुम क्वेश्चन देखेगा, बाकी सब क्या करेगा? सॉरी सर। ग्रुप में भेजेगा, सब कोई देखेगा, सब कोई उसमें हिस्सा लेगा ना। वो सर अभी थोड़ा देर पहले बना रहे थे तो उसमें मिला था। कोई बात नहीं, आपको जब भी पूछना है पूछिए ना, आप ग्रुप में भेजिएगा ना तो सब कोई क्वेश्चन को देखेगा। अच्छा ये क्वेश्चन सब कोई देख रहा है तब ना तब को पता चल रहा है कि हाँ रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के साथ 90 बना रहा है, बड़ा वाला 4√2 है, छोटा वाला। बात समझने का कोशिश करो, ठीक है? ओके सर। हर किसी को पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। चलो ठीक है, आप भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ऐसा हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। आप भेज दीजिएगा ना, हम अभी बता देंगे जब भी आप भेज के कंप्लीट। हाँ ओके सर, ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो ये देखो जी, हमारे पास है ना कुछ आपको पूछा गया, फाइंड द। हाँ हम लोग है ना नीचे वाले क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे और ऊपर वाला क्वेश्चन 1 और 2 दोनों देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिए, two vectors P and Q are arranged in such a way that they form adjacent sides of a parallelogram। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इन दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बना दिया है। आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे जो R है वो हमारे पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो Yes, क्या हम इस R को P प्लस Q वेक्टर लिख दें? बोलो सब कोई। yes, sir. हाँ, और देखो, और आपको एक चीज हम दिखाते हैं, अगर आप गौर कर, चलिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं O A B C। जरा में एक रिलेशन इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग, और एक रिलेशन में आप लोग आइए ट्रायंगल लॉ में, OCA में आइए, ट्रायंगल लॉ लगाइएगा सबको। ट्रायंगल लॉ बताइए तो कौन दो वेक्टर का सम किसके बराबर? Sir, vector Q. OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ये दोनों मिलके OA वेक्टर के बराबर होगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको आंसर देना जरूरी है, कोई केवल शांतिपूर्वक, शांति बनाए रखने वाला क्लास बचपन का होता है, बड़ा में थोड़ा हल्ला उल्ला चलता है, बात होता है, मजा आता है। OC को लिख दे P वेक्टर, CA को लिख दें S वेक्टर, और क्या ये बराबर है Q वेक्टर? तो जहां S वेक्टर है क्या हम लोग Q वेक्टर माइनस P वेक्टर लिख दें? यस सर। Yes, sir. नाउ अब जरा देखो भाई, नीचे ऑप्शन है, पूछा है कौन सही कौन गलत है। क्या Q इज इक्वल टू R प्लस S है? R और S को जोड़ो, R और S को जोड़ो तो देखो P कट जाएगा, 2Q ना हो जाएगा।
नहीं समझा, नहीं समझा। इक्वेशन sir. 1 और 2 है आपके पास, हम पहला ऑप्शन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम R में S वेक्टर को जोड़ेंगे तो जरा गौर कीजिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, P कट जाएगा, 2Q आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. लेकिन Yes, यहाँ sir. Yes, Q sir. दिया हुआ था, इसलिए ये गलत है ना। Yes, sir. ठीक है, देखो तो पहला इक्वेशन पे गौर करो, क्या मेरा बी वाला आंसर सही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना P? Yes, अच्छा, sir. Yes, अगला Yes, देखो, sir. अगला देखो, क्या मेरा सी वाला सही है? नहीं, सी में तो बोला गया था कि जब हम लोग आर में से इसको माइनस करेंगे, देखिए ये क्या है, ये क्या है, सी क्या है? सी है कि आर में से इसको माइनस करके पी लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो आप लोग एक बार आर में से इसको माइनस करके देखिए, बताइए तो अपने से सोच के क्या बच रहा है? क्या 2p बच रहा है? 2p. Yes, sir. 2p, Yes, sir. ये भी तो गलत है ना। अब लास्ट वाला देखो, क्या इस वेक्टर q माइनस पी है? हाँ बिल्कुल सही है। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने अभी तक का क्राफ्टिंग में आया। चलो अगला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। लिखा है 2 वेक्टर्स ऑफ, एक का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, दोनों के बीच का एंगल है 120। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर 10 यूनिट। चलो बनाओ तुम खुद से, आंसर यहाँ दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट। चलो बनाओ फटाफट, 2 मिनट आपको हम समय दे रहे हैं, आराम से बनाइए, बनाइए, लेकिन आपको खुद बनाना है, बनाइए। Recording in progress. हो गया जी आपका? दो वेक्टर है, एक 10 यूनिट है, दूसरा 5 यूनिट है, दोनों के बीच का एंगल 120 है। अब आप बताओ, सबसे पहले बताओ cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2. Minus 1/2. -1/2, -1/2। तो आप लोग ऐसे निकाल रहे होंगे कि दैट रिजल्टेंट इज रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 120। तो यहाँ हम लोग पुट कर दिए रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 cos 120 इज -1/2। सॉल्व किया जाए तो ये हो गया रूट अंडर 100 + 25 और ये -50 आया, तो कितना हो गया? रूट अंडर 75। 75 इज 5√3। क्या बोलते हो, सही आंसर है? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 5√3. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ तो रिजल्टेंट किसके साथ एंगल पूछा गया? रिजल्टेंट एंड 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मतलब ए, रिजल्टेंट एंड ए मेक्स अल्फा, मान लो अल्फा बनाता है, तो ए के साथ अल्फा है,
तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। बोलो समझे? Yes, sir. तो मेरे पास आया b के जगह पे 5 sin 120 बाई a के जगह पे 10 और फिर आया 5 cos 120। sin 120 का वैल्यू बोलो। 1/2। सब महारथी लोग हैं। Root 3/2. हाँ हम लिख चुके हैं। आप लोग बस हम बोले ना, आप साइन कॉस में इतना ज्यादा परेशान रहिएगा ना कि फिजिक्स दूर चल जाएगा, फिजिक्स तुमसे दूर चल जाएगा। हम बोल तो रहे हैं, तुम साइन कॉस अगर ठीक नहीं किया, बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम ठीक नहीं किया तो तुम फंस जाएगा, ये ध्यान रखना। वैसे हम तुमको पढ़ाएंगे आगे जाके, लेकिन अभी है ना हम आपसे खुद पूछ रहे हैं कि अभी आपको इतना तो आना चाहिए ना, साइन कॉस का वैल्यू तो आना चाहिए ना। अभी आप बहुत बड़ा तो काम नहीं कर रहे हैं, आप साइन कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं बस। तो 5√3/2 और यहाँ 10 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 20 माइनस 10 15/2 कितना आ गया, 1/√3। तो tan अल्फा है 1/√3, tan अल्फा है 1/√3 और 1/√3 अल्फा का वैल्यू होता है 30 डिग्री। चलिए पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का कितना जरूरत पड़ेगा तुमको। जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, वेक्टर के बाद पढ़ाएंगे, आपको इस पे बहुत फोकस रहना पड़ेगा, नहीं तो आप दिक्कत में फंस जाइए। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. साइन कॉस के बगैर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप देख लीजिए सारा पैरामीटर, इसलिए बहुत सिंपल सिंपल चीज होता है। आपको लोअर क्लास में ये सब आ जाना चाहिए था। चलिए कोई सर बात। इसी में डायरेक्शन पूछ लिया तो ये एंगल जो निकाला वो डायरेक्शन है ना था, ये 30 डिग्री जो निकाला वो डायरेक्शन का ही ना आंसर है। हाँ हाँ अब इसको तुम लिखेगा कैसे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था कि ये कितना एंगल बनाता है 10 न्यूटन वाले फोर्स के साथ, 10 मैग्नीट्यूड। यहाँ देखो लिखा है व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ 10 न्यूटन 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो आप निकाल दिए अल्फा इज 1/√3, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया आपका डायरेक्शन, आंसर आ गया। कोई बोला नहीं सर हमको थोड़ा बना के दिखा दीजिए सर, हमको एक फिगर बना के दिखा दीजिए सर, संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए ए का मैग्नीट्यूड आपका है 10 का और बी का मैग्नीट्यूड है 5 का। ओके, बी का मैग्नीट्यूड है 5 का। जरा गौर करना, उनके बीच का एंगल है, याद रखिएगा उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो उनके बीच का एंगल है 120 और हमको बी थोड़ा छोटा भी बनाना है, आधा बनाना है लगभग, इससे बी हो गया। अब यहां बनाओ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा यहाँ पर। yes. ठीक है, Yes, sir. ये ए और बी के बीच का पूरा एंगल है 120 डिग्री। अब तुम जब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनाएगा वो डायगोनल ये आया रिजल्टेंट, तुम देख पा रहे हो ये एंगल 30 डिग्री है। Yes, sir. Yes, sir. ये है इसका प्रॉपर फिगर, ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर फिगर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये बनाना होता है और उसी के हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, बढ़िया डिस्कशन ऐसे ही चलता है, जहां डाउट वहां बात, बढ़िया से एकदम बात। चलो बढ़िया। अब हम लोग जरा देखने जा रहे हैं कि किसी वेक्टर को अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आप वेक्टर में निगेटिव साइन लेते हैं तो उसका मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. आप मान लीजिए कि आप एक बी वेक्टर लिखने जा रहे हैं जो ए वेक्टर से के टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। अब अगर वो के मेरा पॉजिटिव होगा, अगर वो के मेरा पॉजिटिव होगा तो बी वेक्टर का और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। अगर के पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम। और अगर मेरा के निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा, हमको ऐसे बोलना चाहिए के निगेटिव है। यहाँ ऊपर देखिए, के अगर पॉजिटिव है
तो बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम है, और अगर के मेरा निगेटिव है तो याद रखना बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन अपोजिट है। पहले तो प्लस माइनस साइन पे गौर करो। अब उसके बाद बाकी सब चीज आपको है ना एकदम सिंपल सिंपल ऐसे ही आप समझ जाएंगे, इसमें कोई इशू है ही नहीं। जरा गौर कीजिए ध्यान से। मान लीजिए हम लोगों के पास ये एक वेक्टर है, नाम है ए, इसका मैग्नीट्यूड हम अपने से लिख रहे हैं 5 यूनिट। अब मान लो तुम्हारे पास बोला गया कि भाई एक बी वेक्टर बनाओ जो ए का दुगना हो, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मेरा बी वेक्टर ए के सेम डायरेक्शन में होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा? यस सर। तो ये Yes, है sir. मेरा बी वेक्टर जो 2 टाइम्स ऑफ ए है। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि देखो जी एक सी वेक्टर बनाओ जो -2 वेक्टर ए हो, तो जरा गौर करना तुम, जो सी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड भी ए के मैग्नीट्यूड का दुगना होगा लेकिन उसका डायरेक्शन होगा उल्टा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर हम तुमसे ये पूछें कि बताओ भाई बी वेक्टर और सी वेक्टर में क्या रिलेशन है, तो तुम बोलेगा कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला देखो। अगला देखो, हम चाहते हैं एक डी वेक्टर बनाएं जो ए के मैग्नीट्यूड का हाफ हो और डायरेक्शन सेम हो। तो भाई ए के तरफ ही बना दो लेकिन थोड़ा छोटा बनाओ, आधा बनाओ। ये है मेरा डी वेक्टर जो ए के डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड आधा है। क्या समझ में आया? यस सर। तो आप किसी वेक्टर से अगर किसी नंबर को, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डाटा आएगा उसको इस तरह से एनालाइज करना है। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कि हम एक ई वेक्टर लिखना चाहते हैं जो -3 टाइम्स ऑफ ए हो। बताओ इसका पूरा लॉजिक तुम्हारे दिमाग में क्या निकलता है? सर ए से 3 टाइम्स बिगर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सर ए का ऑपोजिट डायरेक्शन। ए का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स होगा। ई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 गुना होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा। वेरी वेरी गुड। तो ये रहा मेरा ई वेक्टर जो ए के मैग्नीट्यूड का 3 गुना है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो जब भी आप किसी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जा रहा है, सो बी केयरफुल। एक्चुअली वेक्टर में जानते हैं सब्सट्रैक्शन करके कुछ नहीं होता। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन करके कुछ नहीं होता। बोला कुछ नहीं होता, पढ़ा क्या रहे फिर? जब आप ए को बी के साथ जोड़ते हैं, जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो वो एडिशन रिजल्टेंट कहलाता है, और जब आप ए को बी के अपोजिट डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो वो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कहलाता है। बोले नहीं पता, आप क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा है। जरा गौर कीजिए। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए। बहुत ध्यान से समझना, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। उनके बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम बनाइए सुंदर सा, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आप निकालते हैं वो डायगोनल एक्चुअली इनका एडिशन रिजल्टेंट होता है। ए और बी का एडिशन रिजल्टेंट होता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब आप क्या करें, बी का कर दें अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप बी का अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो क्या ये बी अब -b के नाम से जाना जाएगा? यस सर। Yes, और sir. आप फिर से -b को ले ले और a को ले ले। कौन सा दो वेक्टर आप लिए हैं? एक -b और दूसरा कौन सा लिए हैं? a लिए हैं। तो इसका जो डायगोनल आप बनाइएगा वो a का एडिशन बताएगा ना -b के साथ।
Yes, sir. Yes, sir. जब आप a का एडिशन माइनस b के साथ करेंगे तो क्या ये a माइनस b नहीं आएगा? इसी को कहते हैं वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। और यही हम आपको बोल रहे हैं कि जब आप a वेक्टर को b के अपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं, वर्ड पूरा सुनना बहुत ध्यान से, जब आप a वेक्टर को b वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं तो वो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कहलाता है। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जरा सुन के बताइएगा, बहुत ध्यान से बताइएगा, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे पास बहुत समय रहता है, ठीक है? गौर करना। बताओ जरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है? थीटा। क्या वो थीटा है? Yes, sir. तो बताओ जरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना है? माइनस वेरी Minus गुड। theta. पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अरे भाई स्ट्रेट लाइन पे जब पूरा तुम जाएगा तो ये पूरा तो 180 होगा ना, तो यहां से यहां तक का एंगल पाई माइनस थीटा ही ना बचा है। Yes, sir. बोलो सही जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक। यस अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम लास्ट में पढ़ के आप गए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम आप याद कीजिए कि जो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो एक्चुअली आप एडिशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और जैसा कि डिस्कशन लास्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत डिटेल में हो चुका है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है। बोलो सही है? Yes, Yes, sir. sir. अगर हम उसी पैरेललोग्राम लॉ को अगर हम वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के ऊपर लगाएंगे तो इसका मतलब है हम a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और क्या ये आंसर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos a और माइनस b के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा लगेगा? Yes, sir. बोलो 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 सब कोई। क्या Yes, sir. a और माइनस b के बीच Yes, का sir. एंगल पाई माइनस थीटा होगा? Yes, sir. तो जब आप सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट लिखते हैं, जब आप सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बता रहा है कॉस पाई माइनस थीटा कितना? कोई बता माइनस रहा है? माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्या आपको ये अहमियत पता चल रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानिएगा तो आपका वेक्टर और फिजिक्स में क्या हाल होने वाला है? यस सर। ठीक है, वेक्टर खत्म होने दीजिए, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 2ab आ गया और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास s का वैल्यू हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप सब कोई मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको रिपीट करो। आज से मेरे दिमाग में हमेशा ये मेंटेन होना चाहिए कि वेक्टर्स का एडिशन रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेक्टर्स के एडिशन रिजल्टेंट का फॉर्मूला है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का फॉर्मूला है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। यस सर। अब हम जो आगे लिख रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। यह है मेरा रिजल्टेंट s। मान लो ये रिजल्टेंट s a के साथ एंगल बनाता है अल्फा। किसके साथ? a के साथ एंगल बनाता है अल्फा। लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन a एंड s। मान लो अल्फा जो है वो a और s के बीच का एंगल, मान लो अल्फा जो है वो a और s के बीच का एंगल। तो क्या हम फॉर्मूला पे ध्यान रखिएगा, क्या हम tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा लिख सकते हैं?
यस सर। नहीं नहीं, बहुत कोई नहीं संतुष्ट है, बहुत कोई को नहीं समझ में आया। सर आप बी बोल रहे हैं, सर वहां माइनस बी दिया है, सर आप बी बोल रहे हैं, बोलो ठीक बोले। यस सर। यस सर। अरे यार माइनस तो उसका डायरेक्शन है ना, वेक्टर में माइनस का मतलब तो डायरेक्शन है ना। हमको तो यहाँ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, बिकॉज बी हाँ, का मतलब ऊपर जैसे था। मैग्नीट्यूड मोड पे होता है। हाँ मैग्नीट्यूड तो हमेशा मॉड से आएगा, और मॉड में आप माइनस लेके क्या कीजिएगा, वो तो प्लस आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, माइनस नहीं है। हाँ इसलिए हम लोग माइनस नहीं लेंगे, हम लोग प्लस लेके बनाएंगे। बोलो समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर Yes, में sir. वेक्टर Yes, में जो माइनस का आप देखते हैं ना वैल्यू, वो माइनस का बस काम रहता है कि उससे आप डायरेक्शन पता कर लीजिए कि बी अगर ऊपर है तो माइनस बी नीचे, बी अगर नॉर्थ में है तो माइनस बी साउथ में। बस माइनस का इतना ही काम होता है, और वेक्टर में माइनस का कोई रोल नहीं होता। वेक्टर का निगेटिव साइन बस उसका डायरेक्शन बताता है। अगर आप माइनस ए लिखे हैं, इसका मतलब ए जिधर है आप उसके अपोजिट में जा रहे हैं। अगर आप माइनस बी लिखे हैं तो बी जिधर है आप उसके अपोजिट में जा रहे हैं। तो हम लोगों को जब ये एंगल चाहिए था तो हमको उसमें तो बी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हमको उससे माइनस तो लेके नहीं ना कोई फायदा है। बोलो समझे। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. जहां जहां हम एंगल बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, बोल रहे थे थीटा, लिख रहे थे पाई माइनस थीटा, क्योंकि अभी बी और ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओहो, क्या बोलते हो बाकी सब। यस सर। एक Yes, sir. लाइन से बोलो, किसी को कोई डाउट है तो अभी बोल दो, कोई दिक्कत। अस्मित, अविनाश, आयुषी, दामिनी, देवांश, अदिति, आलोक रंजन, अभिनव भट्ट, क्या किसी को कोई डाउट। No, sir. नो सर। कंफर्म ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो कभी भी अगर हम लोगों के पास वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का बात होगा तो आपके पास जितना अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर डायरेक्शन के लिए पूछेगा तो इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद मत करो, थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिगर बना लो, फटाक से सॉल्व कर दो। फिगर बना के तुरंत बना लेना होता है, बस यही तरीका होता है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया है, ये था पूरा वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का डिस्कशन। याद है, अब ये सब बताया है कि आप कैसे निकालिएगा वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, हम निकलवा चुके हैं। ये रहा आपके वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा, और ये है उसका tan अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप अगर साइन पाई माइनस थीटा को लिखिएगा तो साइन थीटा लिख जाएंगे, कॉस पाई माइनस थीटा को लिखिएगा तो माइनस कॉस थीटा लिख जाएगा। कोई आपका काम हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखा है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एन एंगल ऑफ 60 टू ईच अदर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। चलो बनाओ खुद से। उनके सम का मतलब एडिशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, और डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू चाहिए। चलो बनाओ दोनों, फटाफट बनाओ अपने से। सर सम का 16 निकला और सब्सट्रैक्शन का 4। सम का कितना आ गया? 16। गलत आ गया। सम 4 और सब्ट्रैक्शन 2। सम का 4 कैसे आ गया? रूट 16। 2 root 3. 2 root 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड दो मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है तो 4 से बड़ा आंसर कैसे हो सकता है यार, जो 16 बोल रहे थे अभी। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सम के लिए
और डिफरेंस के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, डिफरेंस के लिए। सर डिफरेंस 2 है क्या? सर डिफरेंस 2। डिफरेंस 2 बोल रहे हैं आप लोग, सर 2 दिखाया। यस सर। ठीक है। और सम कितना बोल रहे हैं? सर 2√3। 2√3। सबका आया? यस सर 2√3। यस सर। यस सर। सबको का आंसर यस सुनाई देना चाहिए। कहीं किसी को डाउट रह जाए तो बोलो, हम बना रहे हैं। आलोक रंजन एकदम शांति छाया हुआ है, क्या बात है? सर बन गया सर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री सॉल्व कर लेना। जब हम लोग डिफरेंस वाला लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60 डिग्री सॉल्व कर दो, जो आए वही आंसर। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 2√3, सही ना? यस। और सेकंड वाले का आंसर आ रहा है 2। यस सर। चलो सॉल्व करो जरा क्वेश्चन नंबर ये, इसको क्वेश्चन को बनाओ जरा। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन को डिकोड कीजिए, क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। ए का मैग्नीट्यूड कितना, बी का निकालना है, सी का मैग्नीट्यूड कितना, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, आपको खुद से सोचना। ये क्वेश्चन डिकोडिंग पे है कि कितना अच्छा आप दिमाग दौड़ा के है ना चीजों को निकाल सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के। चलो बोलो। सर B10 होगा क्या? सर बी 10√3। बी आ रहा 10√3, सही है। यस। और सी और ए के बीच का एंगल कितना है? सर 60 डिग्री। सर 16। वेरी गुड, सर 60 डिग्री। वेरी गुड। जब क्वेश्चन लिख दिया कि ए परपेंडिकुलर है बी पे, मतलब ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90। तो जैसे ही ये पता चला यहाँ पे ये आर एक्चुअली ये सी वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। यस सर। यस सर। तो सी निकालने का मतलब है रूट अंडर, जब 90 पे है तो हम क्या सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही केवल लिख दें। तो यहाँ Yes, पे sir. 20 हो गया, ये रूट अंडर 10 का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व किए तो b इज इक्वल टू कितना आप लोग बोले थे? 10√3। यस सर। यस सर। 10√3। चलिए बढ़िया है। अब आपको एंगल निकालना था a के साथ, तो आपको याद होना चाहिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर a के साथ एंगल चाहिए तो हम लिखेंगे b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस by थीटा। a plus b cos थीटा। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b का वैल्यू था हम लोग का 10√3। आगे है sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1। 1 होता One. है। और cos 90 कितना होता है? 0। 0 होता है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा √3 आएगा और यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए 60 आएगा। ओके सर तो फिर से देखो आगे tan sin cos समझ रहा है ना? बिना ट्रिग्नोमेट्री के हर जगह तुमको इशू आने वाला है। ओके सर हाँ बोलो ना।
सर अभी आप जो बताया था ना cos थीटा इक्वल टू माइनस, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो माइनस ए वेक्टर बाई सी वेक्टर, वैसे करके किया। अच्छा, वैसे तुम क्यों किया? क्वेश्चन जब तुमको यहाँ a प्लस बी सी दे रहा है तो ये एडिशन है ना कि सब्सट्रैक्शन है? नहीं सर, परपेंडिकुलर का वही बताया था ना। परपेंडिकुलर में हम जो बताए थे वो ये बताए थे कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए ए पे, तब आप लगाते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्या ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ नहीं सर, ए और बी समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो हर चीज पे ध्यान रखना है, हर चीज पे ध्यान रखना है। चलिए लग जाइए, बताइए इसमें से कौन सही है कौन गलत है, बोलते जाइए फटाफट। सर फर्स्ट सही है सर। ठीक है, और भी सब कोई कोशिश करो, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप अपना आंसर दे, अपना जो दिमाग चल रहा है उस पे आंसर दे। सेकंड भी सही है। सब कोई अपना दिमाग दौड़ाए, ओके, सब कोई सोचे। सर फिर डी वाला सही है सर। सर चारों सही है। देखो एगो बोला चारों सही है, कौन है चारों सही? सर रोहित। रोहित बाबू, एकदम सही बोला, चारों सही। चलो जी, सुनियो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तुम लोग है ना, जैसे हम करेंगे ना वैसे करना। आज हम तुमको है ना एक्सरसाइज सिखाते, ओके? तुमको दिख रहा है एक्सरसाइज दिखना है? हाँ चलो, दोनों हाथ ऐसे कर लो। कर लिया सब? यस सर। ठीक। ये वो समय है जब ए और बी एक डायरेक्शन में होता है। जब ए और बी एक डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होता है, और ये रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, ओके? मैक्सिमम रिजल्टेंट उस समय होता है जब ये दोनों एक डायरेक्शन में रहे, ए प्लस बी। अब आप जैसे जैसे इनके बीच का एंगल बढ़ाते जाते हैं रिजल्टेंट घटते जाता है। जैसे जैसे आप इसके बीच का एंगल बढ़ाते जाते हैं रिजल्टेंट घटते जाता है। और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो रिजल्टेंट हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना हो जाता है? रूट अंडर A square plus B प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब तुम उससे आगे बढ़ता है, एंगल को और बढ़ाता है, एंगल को और बढ़ाता है, तो रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से घटता है, घटता है, घटता है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है, तो रिजल्टेंट मिनिमम होता है ए माइनस बी। क्या बोलता है? मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो हम आपके पास यहाँ पे 5 अलग अलग फिगर बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे, उसके बाद पहले 3 बनाएंगे, उसके बाद 2 और बनाएंगे। ये मेरे पास ए और बी नाम का 2 वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। ये उसके बाद ए और बी नाम का 2 वेक्टर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये उसके बाद ए और बी नाम का 2 वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, यहाँ पे रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ का ये रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी। इज दिस क्लियर ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ का थीटा था आपका 0 डिग्री, यहाँ का थीटा था आपका 90 डिग्री, और यहाँ का थीटा था आपका 180 डिग्री। ये तो समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ का बात करें तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 से छोटा है। यस सही सर। है? तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपका रिजल्टेंट होगा
वो a प्लस बी से तो छोटा होगा रिजल्टेंट, लेकिन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई पूरी? यस सर। a No, प्लस sir. बी से कम होगा, लेकिन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। उसी तरह जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा बनने लगेगा। क्या नहीं समझा? सेकंड वाला Yes, sir. फिगर और अंदर बोलिए यस ना। सर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिजल्टेंट छोटा होगा, लेकिन अभी a माइनस बी से बड़ा रहेगा। बोलो समझे? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो आपको एक एक करके लेफ्ट से राइट की तरफ, एक एक करके आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। यहां से यहां जाओ, फिर यहां जाओ, वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ाते जाओ, वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ाते जाओ। तो a प्लस बी, फिर यहाँ बीच का टर्म है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट का टर्म है a माइनस बी। तो ये उसके मिडिल में है और ये इसके मिडिल में है। क्या मेरी बात पूरी समझ में आई सबको? Yes, sir. चलिए अब हम लोग है ना ऑप्शंस के साथ इसको मैच करा के देखते हैं। ऑप्शन के साथ इसको मैच करा के देखते हैं। ठीक है, पहला में बोला गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर एंगल 90 हो। बिल्कुल सही बोला गया। यस फिर सर। लास्ट में बोला गया, सबसे लास्ट डी ऑप्शन, अगर एंगल 180 होगा तो भाई सी जो है वो a माइनस बी होगा। ये भी सही बोल दिया गया। अब देखो बोला गया कि अगर एंगल को हम लोग ग्रेटर देन 90 लेते हैं, ग्रेटर देन 90 मतलब हम फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, बोलो बी ऑप्शन कौन से फिगर से रिलेटेड? सर फिगर 4। 4 से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है, तो ये भी सही। और बोलो सी ऑप्शन किस फिगर से रिलेटेड है? सेकंड फिगर सर। सेकंड से रिलेटेड है। तो देख रहे हैं कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी सही। बोलो सही जा रहा है? यस सर। यस सर। तो ये चीज है जो अभी आप पढ़े हैं। आई होप सो कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। क्या जी देवांश, रणबीर क्या बोलते हो? हाँ सर ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। सर हाँ बोलो जी। सर एक बार फिगर सेकंड वाला बोल दीजिए ना। ये वाला सेकंड वाला, ये वाला ना? यस सर। हाँ ठीक है। देखिए आपका जब एंगल थीटा 0 रहता है तो हमारा रिजल्टेंट होता है a प्लस बी। ये सबसे बड़ा रिजल्टेंट है। ओके, और जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना, जब उनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो जाता है तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आपका थीटा 0 से बड़ा है, थीटा जो है वो अभी 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो रिजल्टेंट भी 0 डिग्री वाले से छोटा होगा और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा, उसके बीच में होगा। ठीक है, मतलब a प्लस बी से कम आएगा लेकिन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आगे प्रोसीड करते। बढ़िया, जहां डाउट हो एकदम खुल के बात कीजिए। ओके चलिए जी, बहुत दिन से आप लोग पिछले दिन से इसका इंतजार कर रहे थे। कोई हमसे पूछ भी रहा था सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, बोला था ना तुम लोग? यस सर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके नाम में ही लिखा है कि वो क्या है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा होगा 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा होता है 1 यूनिट, लेकिन इसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर होता है। सर नहीं समझ में आया? अरे समझा के निकलेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी 5 सेकंड भी नहीं हुआ। A unit vector is a vector of unit length used to specify direction. यूनिट वेक्टर हमेशा एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर होगा। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन उसके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर होगा। चलिए भाई कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम का बात करते हैं। देखिएगा सब आपको ऊपर कंक्लूजन में मिल जाएगा, आप बस समझने पे जोर दें। मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू लिखा हुआ है 1 यूनिट अलोंग ईस्ट।
मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट और उसका डायरेक्शन है ईस्ट। अच्छा, अगर हम इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ए में खुद ही डिवाइड कर दें, मतलब यही वेक्टर है और उसी के मॉड से डिवाइड कर रहे हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे 8 यूनिट अलोंग ईस्ट, तो इसमें आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कट गया, तो जो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर आया है, क्या वो 1 यूनिट अलोंग ईस्ट हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब जो मेरे पास ये बन के तैयार हुआ है सर, ये वाला जी, ये वाला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये जो बन के तैयार हुआ है, क्या आप बोलेंगे कि सर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और उसके sir. पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह के वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर, यही कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ये, किसका यूनिट वेक्टर है? वो हमारे ए का यूनिट वेक्टर। अब देखो फिजिक्स हमेशा क्या बोला ना, बोला तुम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं कराएंगे, बहुत बार लिखना उखना पड़ेगा, बार बार आते रहेगा, तो आप लोग यूनिट वेक्टर ऑफ ए को लिखने के लिए आप सीधा ए लिखिएगा और ऊपर में कैप लगा दीजिएगा, पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा कि तुम यूनिट वेक्टर का बात कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, जब sir. भी आप किसी वेक्टर के ऊपर वो कैप का साइन देखेंगे, आपका दिमाग खुद से बोल देगा कि हाँ ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बहुत सारा बच्चा लोग फंस जाता है कि सर कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसका मतलब बताइए सर। देखिए मतलब ही बताने के लिए तो खड़े हैं भाई। देख, मान ले जैसे हम लोगों के पास ये ए वेक्टर, ओके, तो याद रखना ये ए का यूनिट वेक्टर होगा, इसका वही डायरेक्शन होगा जो ए का डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा कि अगर ए है 8 यूनिट का तो ए कैप है 1 यूनिट का। ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ई कैप, एफ, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी कैप रहेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. अब दूसरा, सर मन है सर कि इधर एगो बी वेक्टर बनाते हो, बिल्कुल बना ले यार, तू तो फ्री है, तो बी कैप इधर होगा, बस यही दिक्कत है, तू जिधर बी बनाएगा उधर ही बी कैप होगा। सर बी का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट, हमें तो क्या हुआ, बी कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 ही यूनिट है। क्या बोलते हो, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। थर्ड यस सर। मान लो मेरे पास एक पी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये पी कैप होगा? यस सर। Yes, sir. तो जो डायरेक्शन मेरे पेरेंट वेक्टर का होगा उसका यूनिट वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा, उसके यूनिट वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा। तो आपको जिधर मन उधर बना दीजिए, आपको पेरेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़े। आपको पेरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना लिखना है लिख दीजिए, लेकिन यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 ही यूनिट होगा और डायरेक्शन पेरेंट वेक्टर की तरफ होगा। अब जो हम लिख रहे हैं वो आपको परेशान कर सकता है थोड़ा, क्योंकि सब छोटा छोटा बात तो होना नहीं चाहिए, थोड़ा ऊपर भी चलना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, ये एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट, और ये एक वेक्टर है सी जिसका मैग्नीट्यूड है 9 यूनिट, और ये एक वेक्टर है डी जो लिखा है ऐसे, ये एक वेक्टर है डी जो लिखा है ऐसे, ये एक वेक्टर है डी जो लिखा है ऐसे। कोई बताएगा इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7 unit. वेरी गुड। इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि बी का है। और कोई बताएगा ये डी का डायरेक्शन किधर है? सी के डायरेक्शन। C vector. सी के डायरेक्शन में। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आपको रीड करने आना चाहिए, आपको जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स यूज करेगा वो इस तरीके का होगा। चलो देखो जरा,
चलो देखो जरा, चलो देखो जरा, मेरे पास एक एफ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है q और डायरेक्शन है r कैप। बताओ बताओ बताओ, अगर मेरा r है ईस्ट में, इफ वेक्टर r इज along east, what is the direction of force vector? Along east. along Along east. east. And what is the magnitude of force vector? Q. Q का वेक्टर Magnitude of q vector, magnitude of q vector, very good। तो मैग्नीट्यूड यहां से मिलेगा और डायरेक्शन यहां से मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. नो सर। अब देखिए, ऐसे तो बात करते हुए है ना, दो चार साल है ना, हम ऐसे ही यूनिट वेक्टर ही लिखते रह जाएंगे बहुत सारा, लेकिन आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और उन 3 यूनिट वेक्टर्स को आपको समझना है। नाम है उनका आई कैप, जे कैप एंड के कैप। नाम है उनका आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप। और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स है जिसको आप सबको दिमाग में आज के बाद रखना है, हर समय रखना है, हर क्षण रखना है, सोते जागते खाते पीते नहाते सब समय में है ना, आपको याद रखना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, x के पॉजिटिव की तरफ आई कैप, y के पॉजिटिव की तरफ जे कैप और z के पॉजिटिव की तरफ के कैप। दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis, along x axis, y axis and z axis। is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जरा गौर करो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर by using I cap, J cap and K cap। I cap, J cap और K cap को यूज करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। कोई भी वेक्टर अगर आपको I cap, J cap के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसका 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकता है। एक्स कंपोनेंट को दिखाने के लिए आई कैप लगेगा, प्लस y कंपोनेंट को दिखाने के लिए j कैप लगेगा, और z कंपोनेंट को दिखाने के लिए k कैप लगेगा। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। i कैप के साथ जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे, जैसे हम तुमको दिखाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ही देख लो। मान लो हम तुमसे बोले कि देखो भाई एक फोर्स है जो लिखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। तो आपको ये इक्वेशन देख के खुद से ही पता चल जाना चाहिए कि 4 जो आपको दिखाई दे रहा है ये फोर्स का x के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, जो 6 आपको दिखाई दे रहा है ये फोर्स का y के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और 12 जो है वो फोर्स का z के डायरेक्शन का कंपोनेंट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो फोर्स वेक्टर लिखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। इसका मतलब होता है कि फोर्स का 3 अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट है। x की तरफ का कंपोनेंट है 4, y की तरफ का कंपोनेंट है 6 और z की तरफ का कंपोनेंट है 12। सर नहीं समझे? सर बिल्कुल नहीं समझे, आप ही के लिए रखे जो लोग नहीं समझे। इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को सब कोई गौर से देखिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कोई वेक्टर अगर इस तरह से हवा में बना रहेगा, कोई वेक्टर अगर इस तरह से हवा में बना रहेगा तो उसका x में कुछ दूर तक कुछ कंपोनेंट्स आता है, y में भी कुछ दूर तक, y एक्सिस के अलॉन्ग में कुछ दूर तक कंपोनेंट्स आता है, और इसी तरह z एक्सिस में, z एक्सिस में, z एक्सिस में भी कुछ दूर तक कंपोनेंट्स आता है। बोलो समझ में आया फिगर? Yes, sir. अगर उसका हम
तीन कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दे, एक्स वाई जेड, आप लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं ना? Yes, sir. क्या आप लोग सब कोई कोऑर्डिनेट sir. समझते हैं? कोऑर्डिनेट क्या होता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अगर हम लिखें P ब्रैकेट के अंदर 2 3 5, तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 2 है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 3. 3 है। और z कोऑर्डिनेट कितना है? 5. 5 है। तो आप अगर चाहेंगे तो इस P वेक्टर को आप लिखेंगे सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. 2 इसका x के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये रहा 2 आपका x की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ। 3 इसका y के डायरेक्शन का कंपोनेंट है और 5 इसका z के डायरेक्शन का कंपोनेंट है। क्या मेरी बात सबको क्लियर कट समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो नीचे देखो हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। नीचे देखना, कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। ओ है, इस पॉइंट को स्मॉल ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। ओके, तो जरा देखो तो ओ ए और अगर हम बी को मिला दें तो क्या यहाँ पे ये 90 बनता है? तो क्या आप बोल सकते हैं कि सर ओ बी जो है वो हाइपोटेनस है, तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा? Yes, sir. क्या बोलते हो? बोले बाप, आप क्या पूछे और क्या बोल रहे? क्या तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 90 बना हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. तो जो OC है, OC को मान लो बेस है, OC बेस है, तो जो मेरा CD है वो परपेंडिकुलर है, Yes, sir. तो OB हाइपोटेनस नहीं होगा? Yes, sir. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और OB समझा दीजिए ना हाँ, सर, एक बार और समझा दीजिए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आवाज ग्लिच हो रहा था। ये तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम में है, उसके बाद तुम्हारा नेटवर्क भी इश्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ सब पाइथागोरस थ्योरम में फंस गया है, तुम उसको और फंसा रही हो। गौर से देखो, हम बना रहे एक बार फिर से फिगर। हाँ, एक फिगर यहाँ बना लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। ओ सी बी, क्या OC मेरा 3 है? क्या CP मेरा परपेंडिकुलर है जो 2 के बराबर है? तो अगर हम OB निकालेंगे तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ही लिखना, अभी ज्यादा हल्ला मत करना। ओके, अच्छा फिर से एक चीज बताते हैं, क्या यहाँ तक समझ गए सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, फिर से एक चीज बताते, एक दूसरा कलर से बताते हैं। हाँ, बता, तो ये एंगल 90 है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब फिर से देखना, फिर से खेल स्टार्ट है। हाँ, कहां से 90 निकाल रहे हैं सर? गौर करना, हर दिन का मेहनत से बचाने के लिए आज तुमको मेहनत करा दे, बस यही समझ। क्या ये एंगल 90 है? तो ये हम लोग का बेस हुआ OB, Yes, sir. और Yes, PB जो है वो हम लोग का परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर 5 है। तो क्या मेरा OP जो है वो हाइपोटेनस है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बेस का मतलब तो ये OB ही है ना, जो OB आप यहाँ निकाले वही है ना बेस? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बार अगर हमको OP निकालना पड़ा तो OP के लिए या OP के स्क्वायर के लिए, OP के स्क्वायर के लिए आप बोलिएगा ना सर OB का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और PB का स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, शांतिपूर्वक बताइए, किसी को यहाँ डाउट? No, sir. Yes. No, sir. और एक दूगो कोई No, दिक्कत? sir. वेरी गुड। No, अब सुनो। sir.
अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इतना रेगा रेगा के बोल रहा, लग रहा जैसे अब बेहोश होगा कि तब बेहोश होगा। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये वाला। हम आपको और शॉर्टकट में बताते हैं, ठीक है। देखिए, ओपी जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओपी जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जो 3 है वो उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है, एक्स नहीं वाई कंपोनेंट का स्क्वायर है, और जो 2 है वो वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है, और जो 5 है वो उस वेक्टर के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर है। जरा मिला लीजिए उस वेक्टर के साथ, देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए 2 जो है वो उसका एक्स कंपोनेंट है, 3 जो है उसका वाई कंपोनेंट है, और उधर थोड़ा छिपा हुआ है जो 5 है वो उसका जेड कंपोनेंट का स्क्वायर है। हम कहना ये चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं, और हम कहना ये चाहते हैं कि जिस वेक्टर को आप इस तरीके से लिखते हैं, जब आप वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहें, जो निकालना पड़ेगा आपको, तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, रूट अंडर उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लीजिएगा, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लीजिएगा, और उसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर ले लीजिएगा। इतना कहानी ना आपसे कभी कोई पूछेगा, ना आपको कभी बताने का जरूरत है। इतना कहानी ना आपसे कभी कोई पूछेगा, ना आपको कभी बताने का जरूरत है। ये बस बता दिया जाता है कि हाउ इट कम्स। अगर हम तुमसे बोल दें, अगर हम तुमसे बोल दें कि देखो भाई पी वेक्टर ये है, इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो अगर आप पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करो, 25 और 9 25 और 9 24 और 2 28, 28 होगा आंसर। यस सर। क्या 28 होगा आंसर, रूट अंडर 28? यस Yes, सर। sir. बस आपको Yes. इतना ही काम है। कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रहेगा तो उसको लिखने का और उसका डायरेक्शन, उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसको यूज करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, अब हम फाइनलाइज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेट ए बी वेक्टर, मान लो ए एक वेक्टर है जो लिखा है ax आई कैप, y जे कैप और लिखा है z के कैप। तो कभी भी अगर हमको वेक्टर ए का मॉड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रूट अंडर उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अब बात आती है डायरेक्शन के बारे में। सर वहां पर रूट 8 हुआ कि रूट 38? क्या बोले सर जो सम किया अभी, सर रूट 28 हुआ कि रूट 38? रूट अंडर 28 ना होगा कि 38 होगा? 38 होगा क्या? 28 होगा। हाँ तो कर लो, इसमें क्या है? वो गड़बड़ हो गया, मास्टर साहब गलत कर दिए, ताली बजाओ। यही बोल रहे हो? नो अच्छा सर। ठीक है, ताली बजा लो, कोई बात। याद है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, वेक्टर का अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो जब कभी भी इस तरह का वेक्टर दिया जाए जो x में, y में और z में तीनों में कंपोनेंट रखता हो, x में भी उसका कुछ हिस्सा है, y में भी कुछ उसका हिस्सा है, z में भी कुछ हिस्सा है, तीनों तरफ अगर उसका कंपोनेंट है, तो हमेशा डायरेक्शन के लिए निकालोगे कोसाइन एंगल। बोले सर पिछले दिन से हल्ला कर रहे थे tan tan tan, अब कोसाइन। हम बोले हाँ बिल्कुल, जहां जो इजी होगा हम उसी का हल्ला करेंगे। पिछले दिन से है ना आपको बोला जा रहा था tan अल्फा निकालिए, tan अल्फा निकालिए, tan अल्फा निकालिए। आज तुमको बोला जा रहा है कि अगर वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स हुआ, x भी हुआ, y भी हुआ, z भी हुआ, तीनों कंपोनेंट हुआ, तो आप निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? आ जाओ भाई इस फिगर पे, जो फिगर पे दिखाएंगे बहुत ध्यान से देखना। हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे कलर में है ना लिखेंगे, ब्लैक से लिख रहे हैं। वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल है, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, उसको अल्फा कहेंगे। वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एक एंगल है, उसको बीटा कहेंगे। और वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एक एंगल है, उसको गामा कहेंगे। वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा
वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल बीटा और वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल गामा, ठीक है ना। याद रखना cos अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू जो भी उसका x कंपोनेंट होगा उसमें उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देना। cos बीटा इज इक्वल्स टू जो भी वेक्टर का y कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, और जो भी गामा निकालना चाहते हैं z कंपोनेंट पकड़िए और वेक्टर के मॉड से डिवाइड कीजिए। तो कभी भी अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो x के साथ अगर एंगल लेना है अल्फा तो ax बाई वेक्टर a, y के साथ एंगल लेना है तो बीटा ay बाई वेक्टर a, और अगर z के साथ एंगल लेना है तो गामा az बाई वेक्टर a। क्या यहां तक किसी को डाउट समझने में? नो सर। नो सर। नो सर। थोड़ा डीप ब्रेथ ले लो, शांत हो जाओ, ठीक है।